सस्पेंस से भरी तेलुगु मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ दोस्तों, जिसका नाम है दैत्य। ये दो अलग अलग परिवार की स्टोरी है। ये स्टोरी मानो जैसे भाग्य पर बनी हो। ऐसा कहते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा है वो तुम्हें ज़रूर मिलता है, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है वो तुम्हारे पास आकर भी दूर चला जाता है। तो ऐसी घटना पर बनी ये कहानी। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रवि नामक किसान को, जो एक जेसीबी चालक है। वो अपने खेत में खुदाई का काम कर रहा था। तभी मिट्टी में कुछ चमकता हुआ उसे दिखता है। वो सबके जाने के बाद उस चमकती चीज को अकेले में देखता है, और ये एक भगवान की सोने की मूर्ति थी। वो उस मूर्ति को छुपके छुपाते घर ले आता है। घर आकर माँ को एक पेटी की चाबी मांगता है, और रूम में जाकर उस पेटी में उस मूर्ति को रख देता है। बाहर माँ को चाबी देखता हुआ वो कहता है, माँ, मैंने पेटी में बहुत कीमती चीज रखी है, जिससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये बात वही बेटा उसका मामा भी सुन रहा था। माँ उसके कमरे में जाकर देखती है तो उसे वो मूर्ति पेटी में दिखती है। मूर्ति देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है, और मन ही मन सोचती है, इसे बेचकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब सुबह रवि की माँ टीवी पर एक भविष्यवाणी सुन रही थी, और वहाँ एक ज्योतिषी कहता है कि कभी कभी आपके जीवन में अचानक से बहुत सारा धन आता है, और आपको लगता है वो आपका भला करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। वह धन आपको बर्बाद कर देता है। ये सुन रवि की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि इस ज्योतिषी पर रवि की माँ का बहुत ज़्यादा भरोसा था। उसकी श्रद्धा थी उसकी बातों पर। वो उसकी बातों पर ही चलती थी। अब वो उस मूर्ति को लेकर रात में खेत खेत के एक कुएं में जाकर उस मूर्ति को फेंक देती है। सुबह एक किस्सा घड़ता है। यहाँ समझता है कि रवि की माँ अचानक से मर गई। अब रवि माँ की सारी अंतिम विधि करता है और मूर्ति ढूंढता है, पर उसे घर में वो मूर्ति कहीं भी मिलती नहीं। वो मामा से पूछता है कि माँ ने तुझे क्या बताया था मामा मूर्ति के बारे में। तब मामा कहता है, हाँ, वो कह रही थी कि तुझे कोई मूर्ति मिली है, पर वो किसी कुएं के पास उसे फेंकने वाली थी। उसने कहा कि मैं ये मूर्ति कुएं में फेंक दूंगी, इस मूर्ति से हमारे परिवार का नाश होगा। तब रवि कहता है, अब उस मूर्ति को मैं कैसे ढूंढूंगा? मुझे तो वो मूर्ति चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति बेचकर मैं और ज़्यादा जेसीबी खरीद कर अमीर बन जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है उसी गांव के एक दूसरे परिवार पर। ये जगन का परिवार था। जगन एक मेहनती किसान है। उसके परिवार में एक बीवी, बेटा और बेटी के साथ एक उसका बाप भी है। जगन का बाप बहुत ज़्यादा खड़ूस लग रहा था। अब इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। इस बात से जगन खुश था, पर वो बीवी से बात करता है तो यहाँ समझता है जगन की जिंदगी कर्जे में डूब रही है। जगन की फसल 3-4 साल पहले बहुत खराब हो गई थी, जिसकी चलते उसने गांव के कुछ लोगों से कर्ज लिया था। इस बार फसल अच्छी हुई, मगर ये सब कर्ज चुकाने में ही निकल जाएगी। रात में जगन इसी टेंशन में परिवार के साथ खाना खा रहा था। तभी उसका बेटा कहता है, मेरी ऑटो खराब हो गई है, मुझे दूसरी ऑटो लेना है। बेटी कहती है, पापा, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मुझे अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए क्लासेस लगाने हैं। ये बातें सुनकर जगन तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, और वो पहले ही परेशान था कि सब फसल का कर्ज उसे कैसे चुकाना होगा, और जो भी फसल आई है वो तो सारी कर्ज चुकाने और दोबारा फसल बोने में ही लग जाएंगी। ऊपर से बच्चों की ये डिमांड्स वो कैसे ही पूरी कर पाता। वो रात भर इसी टेंशन में जागता है। अब दूसरे दिन सुबह ही उसका पूरा परिवार फसल जो कपास की है उसे निकालने में लग जाता है। जल्द ही सब फसल निकलने के बाद जगन उसे बेचने पास ही के गांव में गवर्नमेंट बाजार में जाता है। पर यहाँ आता है तो देखता है बाजार में हड़ताल चल रही थी, क्योंकि इस साल कपास का भाव बहुत कम लगाया था। अब जगन समझ जाता है कि इस बार कपास बहुत कम भाव में बिक जाएगी, और वो जल्दी नहीं बेच पाएगी। उधर जिन लोगों से उसने कर्ज लिया है वो पंचायत तक पहुंच गए थे,
क्योंकि उन्हें भी पता था इस बार जगन की फसल अच्छी हुई तो वो कर्ज चुका पाता है। जगन ने कुछ ही दिन पहले पंचायत में भी कर्ज चुकाने का वादा कर दिया था। अब दिन भर वो वही मार्केट में बैठता है। तभी उसका शाम में उसका बेटा टीनू वहाँ आ जाता है और कहता है, पापा तुम घर जाओ, सुबह से यहाँ पर बैठे हो, घर जाकर आराम करो, मैं कपास पर ध्यान रखता हूँ। ये सुन जगन भी घर जाने का को मान जाता है, क्योंकि सुबह से वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो घर वापस आता है, तभी उसका बेटा टीनू अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने पास ही के बार में चला जाता है। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती है। बारिश को देख घर में ही जगन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे लगता है कहीं कपास भीग जाएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। टीनू ने कपास पर पॉलीथिन डालना भूल तो नहीं गया। टीनू उधर अपने दोस्त के साथ शराब पीकर सो गया था। पूरी कपास भीग जाती है। जब जगन मार्केट में आता है तो देखता है पूरी कपास अब भीग कर खराब हो चुकी थी। अब उसे कोई खरीदने वाला भी नहीं था। वो सब देख बहुत परेशान होता है। उसके सामने सब कर्ज वाले परिवार की जिम्मेदारी और राशन की फिक्र होती है। उसे परेशान देख घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। जगन को रात भर नींद नहीं आती। वो किसी से कुछ बात भी नहीं करता। दूसरे दिन सुबह वो जान देने के लिए खेत में चला जाता है। वो खेत में फांसी लगा रहा था, तभी बाजू के खेत वाला उसे देखकर उसकी जान बचाता है। अब जगन को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। यहाँ परिवार वाले उसको परेशान देख बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सब उसे हौसला देते हैं, पर जगन अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। रात में वो घर आता है तो जगन की बीवी सुधा कहती है, तुमने यूं मरने का फैसला क्यों किया? हमारा क्या होता आपके बिना? तब जगन कहता, अगर मैं मरता तो तुम्हें किसान इंश्योरेंस मिलता। तुम लोगों की सरकारी मदद मिलने की वजह से जिंदगी संवर जाती। तुम कर्ज चुका कर खुश हो जाते। ये सुन सुधा कहती है, अगर ऐसा है तो मैं मर जाती हूँ, तुम लोग मदद ले लेना। ये दोनों घर में बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से जगन के पिताजी की खांसने की आवाज़ें आती है। यहाँ सुधा उठकर खिड़की के पास जाती है और कहती है कि हमारे नहीं, अब घर में ही किसी और के मरने का टाइम हुआ है। ये बात जगन भी समझ जाता है कि सुधा पिताजी को सुसाइड करने के लिए कहने वाली थी ताकि सरकारी मदद मिले। इनके मन में लालच भर गया था। अब दूसरे दिन जगन अपने पापा से कहता है, पिताजी मैं मर जाता तो आप लोगों को सरकारी मदद मिलती, सब खुशी से जी पाते। तब पिताजी कहते हैं, बेटा ऐसा मत कर, तेरी जिंदगी तू जी, मैं मर जाता हूँ, वैसे भी मैंने मेरी जिंदगी जी ली है, ऐसे भी तुम लोगों पर मैं बोझ ही हूँ, तू घर का करता धरता पुरुष है, तू ऐसी बात मत कर। ये सुन दिल ही दिल में जगन खुश हो जाता है और पापा से कहता है, ठीक है तो आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। घर की बहुत सी परेशानियां कम हो जाएगी। अब दोपहर में जगन ये बात सुधा को भी बताता है। तब सुधा खुश हो जाती है। वो जगन से कहती है, पिताजी मरने वाले हैं तो हम उनके लिए आखिरी दिनों में उनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सुधा अपने कान की एक सोने की बाली देकर जगन से कहती है, जाओ इसे बेच दो और पिताजी को खुश करने के लिए कुछ सामान लेकर आओ। अब यहाँ जगन पहले तो पिताजी के लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े ले आता है। रोज के लिए उन्हें घुमाने भी ले जाता है और रोज उनके लिए शाही भोज भी ले आता है, जो सारा पिताजी को पसंद था। ये सब देख टीनू को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि घर के बाकी लोग अभी भी वही मामूली खाना खा रहे थे, पर पिताजी के लिए ये सब शाही थाट चल रहा था। जगन रोज बाबूजी को घुमाने भी ले जा रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं रवि को, जो गांव के पंचायत में आकर कहता है, मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि गांव के सारे कुएं साफ कर दिए जाए ताकि गांव वालों को अच्छा पानी मिल सके। रवि की बात सुन पंचायत के लोग खुश हो जाते हैं। इस काम के पीछे रवि का मोती ढूंढने का प्लान किसी को समझता भी नहीं।
दूसरी ओर हम देखते हैं टीनू की गर्लफ्रेंड पायल को, जो 4-5 हफ्ते पहले ही उससे मिली थी। दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। अभी दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगते हैं। दूसरी ओर कॉलेज में हम देखते हैं जगन की बेटी को। उसका एक टीचर उससे बहुत प्यार करता था। उसने बहुत बार काव्या को प्रपोज भी किया था, पर काव्या ने उसे मना कर दिया था। सर तो यहाँ तो काव्या भी उससे टीचर से प्यार करती थी। ये टीचर था मयंक। मयंक मयंक को वो बहुत प्यार करती थी, मगर उसे लगता था कि घर की गरीबी और परेशानी की वजह से मयंक से दूरी बनाना ही ठीक है। अब ऐसे ही 4-5 दिन निकल जाते हैं। जगन और सुधा रोज सुबह उठकर पिताजी जिंदा है या उन्होंने सुसाइड कर ली ये देखते हैं। एक दिन ऐसे ही पिताजी बहुत देर हो जाती है पर घर वापस नहीं आते। जगन और सुधा को लगता है उन्होंने खेत में सुसाइड कर ली। वो रोते हुए पिताजी को ढूंढने लगते हैं। तब एक जगह पिताजी उन्हें मिलते हैं, जो टॉयलेट के लिए बहुत दूर चले गए थे। और एक एक बार ऐसे ही होता है। एक दिन जगन और सुधा पिताजी को देखते हैं तो वो सोए हुए थे। इन्हें लगता है शायद वो मर गए। सुधा जोर जोर से रोने लगती है। तब गांव के लोग जमा हो जाते हैं और तभी पिताजी नींद से उठ जाते हैं। तब यहाँ समझता है कि पिताजी ने रात में बहुत ज़्यादा शराब पी थी, इसलिए वो इतनी देर तक सो गए थे। इस बात से जगन थोड़ा नाराज ही होता है। वो एक दिन इनडायरेक्टली अपने पिताजी से सुसाइड करने के बारे में पूछ लेता है। तब यहाँ पता चलता है कि पिताजी को दरअसल भूलने की बीमारी थी। वो ये सुसाइड वाली बात भूल गए थे। ये बात अब जगन सब परिवार को बताता है। अब ये दोनों बच्चे भी इनके प्लान में शामिल हो जाते हैं। तब ये चारों मिलकर पिताजी को मारने का सोचते हैं, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद इनकी सारी परेशानी दूर होने वाली थी। रात में ये लोग पानी में जहर डालकर पिताजी को देते हैं, पर पिताजी के हाथों गलती से पानी गिर जाता है। जगन टेंशन में आता है कि कर्जदारों ने जो मोहलत दी वो नजदीक आ रही है। वो पिताजी को कैसे मारे इसी बात के पीछे था। रात में हम देखते हैं टीनू को पायल के साथ। टीनू अपनी गर्लफ्रेंड को एक सोने की चेन गिफ्ट समझता है कि पायल सिर्फ टीनू को लूट रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं मयंक को, जो काव्या से कहता है तुमसे ही शादी करूंगा, क्योंकि तुम अगर मुझे ना मिली तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा इंतजार तब तक करूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती। इस बात पर काव्या उस पर गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। सच तो ये था, काव्या भी मयंक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर वो कुछ कहती नहीं है। अब शाम में टीनू रिक्शा घर लेकर आ रहा था। तभी सामने वो देखता है कि दादाजी अकेले रोड पर चल रहे थे। वो रिक्शा बहुत तेजी से उनकी ओर ले आता है। ऐसा लगता है वो दादाजी को एक्सीडेंट करके मार देगा। तभी वो रिक्शा रुका कर दादाजी के पास आकर उनका गला दबाते हुए कहता है, बूढ़े तू कब मरेगा? अगर तू मर जाएगा तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। तब दादाजी उसे पकड़कर जोर से थप्पड़ मारते हैं। टीनू समझ जाता है कि दादाजी को वो ऐसे मार नहीं सकता। फिर वो हंसते हुए कहता है, तो दादाजी आपको मेरा मजाक कैसा लगा? दूसरी ओर पंचायत में जगन को बुलाया था। कर्ज चुकाने के लिए वो लोग जगन की ओर से एक खाली पेपर पर साइन लेते हैं कि अगर वो इस हफ्ते कर्ज नहीं चुका पाया तो ये कर्जदार उसकी जमीन कब्जे में लेकर बेच देंगे। अब घर आते हुए जगन बहुत परेशान था। रात में वो पिताजी के साथ बैठकर शराब पी रहा था। वो पिताजी से कहता है, मैं मार दूंगा। तब पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, तू उस कर्जदारों को मत मार, वरना तुझे जेल हो जाएगी और कर्ज भी हम नहीं चुका पाएंगे। तब वो कहता है, पिताजी मैं तुम्हें मार दूंगा। तब पिताजी कहते हैं, अरे बेटा हाँ, मैं मरने वाला था, पर मुझे एक लक्ष्मी जी का वरदान मिला। मुझे एक सोने की मूर्ति मिली, पर मैंने उसे कहाँ रख दिया वो याद नहीं आ रहा। अगर मुझे वो मूर्ति दोबारा मिली तो हम उसे बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। ये सुन जगन चौंक जाता है। अब ये लोग घर वापस आते हैं। सुधा ने सबके लिए खाना बनाया था। उसने पिताजी के लिए अलग से एक सब्जी बनाकर उसमें जहर मिलाया था, पर वो सब्जी घर के बाकी लोग भी लेते हैं।
ये देख सुधा डर जाती है और बहाना बनाकर सबको सब्जी फेंकने लगाती है। ऐसे ही अब एक रात टीनू अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठता है। तब यहाँ आनंद नाम का उसका एक दोस्त भी था। आनंद टीनू पर मन ही मन बहुत जलता था, क्योंकि वो पायल से प्यार करता था। पर पायल अभी टीनू की गर्लफ्रेंड थी। टीनू यहाँ शराब के नशे में कहता है, मैं जल्द ही नया ऑटो लेने वाला हूँ। ये सुन उसका दोस्त कहता है, पर तेरा पूरा परिवार तो कर्जे में डूबा है, तू नया ऑटो कैसे ले सकता है? तुम लोगों की जमीन भी अब कर्जदारों को मिलने वाली है। तब टीनू कहता है, हम लोग दादाजी को मारने वाले हैं और उनके मरने के बाद जो किसान बीमा मिलेगा उससे कर्ज भी चुक जाएगा और मुझे ऑटो भी मिल जाएगा। ये सब बातें आनंद रिकॉर्ड करता है और वो वीडियो अब सभी गांव वालों में भेज देता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। तभी घर पर पिताजी को एक सांप आकर काट लेता है। ये लोग उन्हें अब हॉस्पिटल में ले जाए या नहीं ये सोचने लगते हैं, क्योंकि पिताजी को ये लोग मारने ही वाले थे। अब उनकी नेचुरल डेथ हो रही है तो ये लोग खुश ही थे, पर उन्हें हॉस्पिटल में ये लोग ले आते हैं। यहाँ ये समझता है ये लोग बुरे नहीं थे, इनकी परिस्थिति ने इन्हें बुरा बनाया था। वो दिल से पिताजी को मारने का सोच भी नहीं रहे थे, पर फिर भी वो अभी इनको हॉस्पिटल ले आते हैं। यहाँ डॉक्टर उन्हें बचा लेता है और टीनू का वही वीडियो इन लोगों के पास भी आ जाता है। ये देख टीनू की माँ टीनू को बहुत मारती है। टीनू गुस्से में आनंद को मारने भाग जाता है और रात में वो देखता है पायल भी उसको धोखा देकर उसकी सेटिंग अब आनंद के साथ फिक्स हो गई थी। ये देख टीनू पूरी तरह टूट जाता है। दूसरे दिन मयंक से काव्या जब मिलती है तो वो कहता है, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम लोग अपने ही दादाजी का खून करने वाले लोग हो। ये बात पूरे गांव में फैल गई है। मेरे पिताजी अभी रिश्ता होने ही नहीं देंगे। ये सुन अब काव्या पूरी तरह टूट जाती है। ऐसे ही इन लोगों की बहुत बेइज्जती हो जाती है। गांव के सारे लोग इन पर थूकने लगते हैं। इन लोगों की जमीन भी अगले हफ्ते तक कर्जदारों के कब्जे में जाने वाली थी। इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। जगन मजबूरी में अपनी गाय बेचकर कुछ पैसे ले आता है। अब ये लोग शहर जाने का फैसला करते हैं। इस गांव में रहना इनके लिए अब आसान नहीं था। जगन सोचता है शहर जाएंगे, चारों भी काम करेंगे तो अपना गुजारा हो पाएगा। अब दूसरे दिन सुबह ये लोग शहर जाने के लिए सामान ऑटो में बांध देते हैं और जाते हुए आखिरी बार गांव के मंदिर में रुककर प्रार्थना करते हैं। तभी पिताजी को याद आता है कि उन्होंने वो सोने की मूर्ति यहीं पर कहीं गाड़ी हुई है। वो तुरंत उस जगह पर जाकर सोने की मूर्ति निकालते हैं और उसे एक कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। वो फिर से ऑटो की ओर भाग रहे थे। तभी वहां रवि आ जाता है। उसने अब तक गांव के सारे कुएं खोद दिए थे, पर वो मूर्ति उसे कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वो मूर्ति तो पहले ही दादाजी को मिल चुकी थी। उन्होंने वो मूर्ति छुपा कर रखी थी और खुद ही मूर्ति का पता भूल गए थे। रवि दादाजी को कहता है, इस कपड़े में क्या है? तब दादाजी कहते हैं, बेटा गांव में आखिरी बार जा रहा हूँ, अब शहर जाऊंगा, पता नहीं कब आऊंगा यहाँ पर, इसलिए भगवान को ये नारियल तोड़ा है। ये सुन रवि गुस्से में वहां से चला जाता है और दादाजी वो मूर्ति लेकर परिवार के पास वापस आते हैं। ये मूर्ति देख सब लोग चौंक जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जगन को उसकी सारी जमीन वापस मिल गई थी। टीनू के पास अब खुद की एक कार थी। वो कार चला रहा था और काव्या पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गई थी। उनके दादाजी भी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और ये सारे लोग अब खुश थे। उस मूर्ति ने इन लोगों का भला कर दिया था। लास्ट में हम देखते हैं काव्या को। वो मयंक से कॉल कर कर कहती है कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा परिवार कैसा है। तब मयंक कहता है, कौन सी बीवी, कौन सा परिवार, मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की है, मैं तो अभी भी तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ। और यहाँ ये बात सुनकर काव्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता। और ऐसे ही
इन 5 लोगों की अब जिंदगी मूर्ति की वजह से पूरी तरह बदल गई थी। पर दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो मिलता है। क्योंकि ये मूर्ति तो पहले रवि को मिली थी, पर रवि के भाग्य में उसका सुख नहीं था। इसीलिए शायद वो मूर्ति उसकी माँ ने कुएं में फेंक दी और खुद भी मर गई थी। और जब रवि उस कुएं में गिरी मूर्ति को ढूंढने लगा तो उसे वो मिली ही नहीं। अगर उसके भाग्य में वो होती तो उसे दोबारा वो मूर्ति मिल जाती। पर ये मूर्ति तो इन 5 लोगों के भाग्य में थी और उन मूर्ति ने इनका जीवन बदल दिया था।